Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 6th December 2024. 6 दिसंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट नहीं करेंगे जैसा बाकी चैनल्स करते हैं। 20 से 30 मिनट के अंदर सारी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकती हैं, आपको सामने स्क्रीन में भी दिख रही होंगी। सारे टॉपिक्स आज क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, अलॉन्ग विद अ मैप जिसमें थोड़ा सा मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट। कल भी आपने मेरा टारगेट पूरा कर दिया 120 लाइक्स का। आज भी ज्यादा लालच नहीं करेंगे, 130 लाइक्स की तरफ जाते हैं। चलो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मैं कोई 500 लाइक 1000 लाइक तो मांग नहीं रहा हूँ। 130 लाइक और आप लोग ही पूरा करवा सकते हैं। तो लेट्स सी कि आप लोग कितनी मदद करते हैं। कराना आपका काम है। जो 130 नंबर पे रहेगा एवरी डे आई विल गिव अ शाउट आउट टू दैट देम, है ना। 100 एंड 130 पे आप अपना लिख दिया करें वो कौन से नंबर का लाइक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को फ्रॉम द फ्रंट पेज, क्योंकि आज बहुत सारी न्यूज़ तो फ्रंट पेज की ही है। सबसे पहला है अप्रोवर इन द हाउस ओवर हिंदी संस्कृत नेम फॉर द न्यू बिल्स। अब देखो क्या हुआ है, अभी कुछ जो बिल्स आ रहे हैं दे आर कमिंग इन हिंदी नेम्स, प्रॉपर हिंदी नेम्स। एंड इसके लिए काफ़ी अपोजिशन ने भी मतलब कहा है कि क्यों इसमें आप इम्पोजिशन ऑफ हिंदी कर रहे हो, या बहुत सारे टर्म्स है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कौन से बिल की बात चल रही है। तो बिल है भारतीय वायुयान विधेयक। भारतीय वायुयान विधेयक, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इंडियन एयरक्राफ्ट बिल इसका नाम आएगा, ठीक है ना। तो भारतीय वायुयान विधेयक पे फिर अपोजिशन ने कहा कि व्हाई आर यू इम्पोजिंग हिंदी, व्हाट द सेंटर इज ट्राइंग टू डू, इट इज ट्राइंग टू इम्पोज हिंदी एज अ टेक्स्ट, है ना, ऑफ द कंट्री। इसके अलावा जो सेंटर ने अपने मूव को डिफेंड कैसे किया, उन्होंने कहा कि इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड लेगेसी, ठीक है ना। दे हैव सेड दैट इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड लेगेसी। अब ये दोनों पॉइंट बताने का रीजन क्या है, कभी अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे मेंस में, है ना, तो वहां पे आप इनको यूज कर सकते हो प्रो एंड मतलब अगेंस्ट एंड फेवर में। जब आप आर्ग्यूमेंट दोगे ना, क्रिटिकली एनालाइज करोगे किसी क्वेश्चन को, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हो कि भैया एक तो ये रिफ्लेक्शन है इंडियन कल्चर एंड लेगेसी का, दूसरा इट कैन बी टर्म्ड एज हिंदी इंपोजिशन ऑल्सो, है ना, या फिर हिंदीफिकेशन ऑफ लॉज। इसमें एक और टर्म यूज हुआ है हिंदीफिकेशन ऑफ लॉज, देखो लिखा है ना हिंदीफिकेशन ऑफ लॉज। तो ये भी सेंटर के ऊपर एक मतलब क्रिटिक के रूप में उन्होंने कहा है कि इसके पहले भी भारतीय न्याय संहिता थी जिसने रिप्लेस किया था इंडियन पीनल कोड को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता थी, इसके अलावा साक्ष्य अधिनियम है। तो इस तरीके के जो नए लॉज हैं वो हिंदी में आ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। दूसरी चीज यहाँ पे ऑथर ने की बताई कि आर्टिकल 348(1)(b जो है वो कहता है कि अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो होता है इट शुड बी इन इंग्लिश, है ना। तो उनका ये भी कहना सेंटर का कि भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए भी है क्योंकि आर्टिकल 348(1)(v कहता है कि द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट शुड बी इन इंग्लिश। अब इसमें थोड़ा एक दो प्रोविजंस मैं आपको बता देता हूं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 351 अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि इट लेज डाउन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। कहता है भाई कि हिंदी लैंग्वेज को आपको प्रमोट करना है, एंड यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द स्प्रेड ऑफ हिंदी, डेवलपिंग हिंदी एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इंडियाज कल्चर, एनरिचिंग हिंदी बाय assimilating forms, and using हिंदी in addition to English फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन। लेकिन यहाँ पे लिखा है इन एडिशन टू द इंग्लिश, है ना। तो आर्टिकल 351 का भी आप याद रख सकते हैं। एक और आर्टिकल है लैंग्वेज रिलेटेड, वो है आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A जो कि कहता है कि स्टेट विच स्टेट्स दैट लोकल अथॉरिटीज जो है दे शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ अ चाइल्ड इन मदर टंग। प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में मदर टंग में एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई उसमें ये प्रोविजन भी है। तो आर्टिकल 350 का ए और आर्टिकल 351 ये दोनों बता दिए। आर्टिकल 348 का 1B भी आपको बता दिया। तो ये थी इस न्यूज आर्टिकल में जो खबर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब कल जो प्रोबा 3 लॉन्च था वो सक्सेसफुल हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि PSLV C59 से ये लॉन्च हो रहा है। PSLV का एक्सेल फॉर्मेट यूज हुआ है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हुआ था, टेक ऑफ हुआ था। एंड प्रोबा 3 जो सैटेलाइट है, इट इज सैटेलाइट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। प्रोबा 3 किसकी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है। इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी। प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी याद रखेगा, है ना। एंड इसमें प्रोबा 3 है क्या, बेसिकली इसमें 2 सैटेलाइट यूज हुई हैं। प्रोबा 3 लिख लो आप लोग, इट्स अ ट्विन सैटेलाइट प्रोजेक्ट जहां पे 2 स्पेसक्राफ्ट विच आर प्लेस्ड इनसाइड द सैटेलाइट। याद रखिएगा 2 स्पेसक्राफ्ट्स प्लेस्ड इनसाइड द सैटेलाइट्स वुड फ्लाई टुगेदर एज वन, है ना। एक जैसे ही एक स्पेसक्राफ्ट बन के ही उड़ेंगे, एंड
दिस विल डू वॉट कि इसमें बेसिकली फॉर द प्रिसाइज फॉर्मेशन टू स्टडी द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर। तो प्रोबा 3 में मेनली बस ये याद रखना कि सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, बाकी कुछ मत छोड़, बाकी सब छोड़ दो ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये सेकंड न्यूज आर्टिकल भी क्लियर होगा। एंड थर्ड जो न्यूज आर्टिकल है वो यूजीसी ड्राफ्ट्स नॉर्म्स मूड बाइन्यूअल एडमिशन। अब यूजीसी ने एक ड्राफ्ट बनाया है, किस चीज का ड्राफ्ट है? इट इज एक्चुअली मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द अवार्ड ऑफ यूजी एंड पीजी डिग्रीज रेगुलेशन 2024। तो यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलेशंस जो बनाए हैं उसका ड्राफ्ट आ गया, जिसमें उन्होंने एक तो कहा है कि भैया जो एडमिशन होगा हायर एजुकेशन में वो ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होगा साल में, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसमें एक पॉइंट था मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, है ना। एक तो ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट था, उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि जो एग्जाम है वो केवल साल में 1 बार नहीं होना चाहिए, 2 बार एटलीस्ट होना चाहिए। तो यही 2 बार कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस और भी इनके ड्राफ्ट में आए हैं, जैसे कि आपको किसी भी डिसिप्लिन में आप चॉइस कर सकते हो, है ना। मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री ऑप्शन तो है ही उसमें आपके पास, ठीक है। इसके अलावा और भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है, जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी टू परस्यू 2 यूजी पीजी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। आप 2 यूजी पीजी प्रोग्राम्स भी साइमल्टेनियसली कर सकते हो, है ना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे हैव डीकपल्ड द एलिजिबिलिटी फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशंस फ्रॉम द रिजिड डिसिप्लिन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। क्या होता था पहले, जैसे मान लो आपको एमए करना है ज्योग्राफी से, सपोज करो, या यू वांट टू डू एमए फ्रॉम ज्योग्राफी, तो एक कंडीशन हुआ करती थी कि अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री की है, मतलब कि आपने या तो बीए किया हो ज्योग्राफी में, या तो आपने कोई टेक्निकल डिग्री यानी कि बीटेक वीटेक किया हो, तो ही आप कर सकते हो, सपोज करो। ये समझना। तो ये क्या था, अब ये कंडीशन स्पेसिफिक होगा कि मतलब जो लोगों ने साइंस से कर लिया होगा वो ज्योग्राफी से एमए नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मतलब ऐसा फंडा फंस जाता था। तो इस तरीके की जो कंडीशंस है वो रिलैक्स कर दी गई। आप जिस सब्जेक्ट में चाहे आप उससे कर सकते हो, भले आपका यूजी में कोई भी कोर्स रहा हो, बस आपको पास करना आना चाहिए, क्लियर करना आना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी काफी ऑटोनॉमी दी गई है कि भैया आप अटेंडेंस अपना खुद डिटरमाइन करो, कितना अटेंडेंस आपको रखना है, कितना नहीं रखना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट है उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो 50% क्रेडिट मेजर जो उनका डिसिप्लिन है उसमें अर्न कर सके, प्लस 50% एलोकेट करना चाहे अगर स्किल डेवलपमेंट को तो वो भी कर सकता है। क्यों? ताकि इससे दोनों चीजें डेवलप हो, ना केवल आपका एकेडमिक पार्ट डेवलप हो बल्कि आपका स्किल डेवलपमेंट वाला पोर्शन और जो जॉब स्पेसिफिक पार्ट है वो भी डेवलप हो। तो दैट इज व्हाट हैज बीन डन इन दिस ड्राफ्ट रेगुलेशन। काफी ज्यादा मतलब लिबरल कहना चाहिए कि एक रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ा है ना। और एक और न्यूज है फ्रंट पेज की, गलेफू हाइडल प्लांट के बारे में। गलेफू एक्चुअली माइंडफुलनेस सिटी है जो कि भूटान में कंस्ट्रक्ट हो रही है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एक पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसमें एक दो नाम है जो मैं आपको बता दूंगा, आगे आएगा क्योंकि पेज 6 में आएगा ये। तो गलेफू हाइडल प्रोजेक्ट्स भी हैं इसके अंदर। माइंडफुलनेस सिटी ओवरऑल भूटान में, क्योंकि उनके किंग आए हुए हैं तो वहां पे डिस्कशन चल रहा है। तो दैट इज व्हाट इज देयर इन दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, समझ में आ गया होगा आपको। अब जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ इसमें जो नाम है, हाँ चलो पहले छोड़ो, पहले ये बता दूं। भारतीय वायुयान विधेयक। अब जो भारतीय वायुयान विधेयक जिस पे इतना भी अप्रूवल हुआ आपने देखा, अब उसको राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसमें है क्या। इस विधेयक में है, इट गिव्स रिलीफ टू एविएशन पर्सनल इन देयर लाइसेंसिंग प्रोसेसेस। तो जो एविएशन की सेक्टर में आने वाले लोग हैं, पर्सनल हैं, उनके लाइसेंसिंग प्रोसेस को थोड़ा सा ईजी किया गया है। एंड इसमें सबसे बड़ा जो चेंज है वो किया गया है रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट और लाइसेंस टेस्टिंग प्रोसेस में। क्या? रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर जो होते हैं उनके सर्टिफिकेट और लाइसेंस टेस्टिंग प्रोसेस में चेंजेस किए गए हैं। क्या? पहले ये जो था ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फॉर एविएशन पर्सनल को दिया जाता था, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के पास था ये चीज, है ना। ये जो सर्टिफिकेट है रेडियो सर्टिफिकेट जो है, ठीक है। अब वो चीज हटा, अब देखो ऑल टुगेदर डिफरेंट डिपार्टमेंट आ गया। तो पहले बहुत कई बार पैसे भी खाते थे ये लोग और बहुत करप्शन भी रहता था, है ना। नाउ व्हाट दे हैव डन इज दैट कि इसको मूव कर दिया गया डीजीसी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास ही कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली बात है दैट विल रिड्यूस द स्टेप्स इन द प्रोसेस, क्योंकि ऑल टुगेदर डिफरेंट मिनिस्ट्री से डीजीसी के पास आ गया। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोसेस हो गई है और एविएशन पर्सनल जो है वो अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं वो एक ही अथॉरिटी से
पा सकते हैं, है ना, ठीक है। दे कैन टेक द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम वन अथॉरिटी। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं रहेगा ये। और पहले लैक्स ऑफ ब्राइब्स भी देनी पड़ती थी, बहुत सारी चीजें थी, है ना। इसके अलावा द बिल ऑल्सो एड्स पावर टू रेगुलेट द डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट as well as the places where they are being designed in addition to training provisions for the manufacture, repair and maintenance। तो इसमें बिल ने कुछ पावर और भी दी है रिगार्डिंग कि क्या डिज़ाइन होगा एयरक्राफ्ट का, कहाँ कहाँ उनकी ओवरहॉलिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, रिपेयर होगी, ये सब चीज़ें वायुयान विधेयक में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब जो मैं आपको गलेफू माइंडफुलनेस सिटी बता रहा हूँ, उसमें एक प्रोजेक्ट का नाम देखो लिखा है पुनात सांगछू। पुनात सांगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अगर कभी नाम आता है, 1020 मेगावाट का है ये। अगेन इट इज इन भूटान, पुनात सांगछू, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। दो एडिटोरियल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है अ 3 नेशन विजिट एज अ फोरे इनटू समिट डिप्लोमेसी, और दूसरा हम करेंगे स्टेट्स एंड चैलेंजेस बिफोर द फाइनेंस कमीशन। न केवल ये, इनमें 2 प्रीलिम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक इकोवास आया है, इस वाले आर्टिकल में इकोवास आया है, और इस वाले आर्टिकल में सेकंड वाले में फ्रेंड शोरिंग नाम से, ये देखो फ्रेंड शोरिंग। तो ये क्या होती है सारी चीजें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 3 नेशन विजिट एज अ फोरे इनटू समिट डिप्लोमेसी। राजीव भाटिया के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, काफी अच्छा लिखते हैं वैसे ये आर्टिकल। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस आर्टिकल। तो अगर ये आर्टिकल की बात करें तो 3 कौन से देशों की विजिट के बारे में मेंशन है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो पिछले महीने नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में हुई है, उसके बारे में ये आर्टिकल है, ठीक है ना। नाइजीरिया, ब्राजील एंड गयाना, ठीक है। अब इन 3 कंट्रीज का क्या रेलिवेंस है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो ये हमारी एक इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी को मतलब बताता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हो रही है। सबसे पहले नाइजीरिया की बात करें तो इट्स आपको पता है कि नाइजीरिया जो है इट इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे डिस्कशन हुए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, कल्चर के बारे में। इसके अलावा नए फोकस एरिया जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ऑल दीज आर द एरियाज ऑफ डिस्कशन जो कि किए गए, ठीक है ना। एंड हालांकि चैलेंजेस क्या थे, चैलेंजेस भी ऑथर ने बताया कि भाई ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के कारण अभी तक बहुत सारे एमओयू साइन नहीं हो पाए, ठीक है ना। और अफ्रीका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में स्पेशली नाइजीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वहाँ की, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा जो ऑथर ने जगह है वो ब्राज़ील, G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर गए थे। तो वहाँ पे फोकस एरिया जो था वो कि भैया एक ग्लोबल अलायंस लॉन्च किया जाए जिसमें हंगर और पॉवर्टी के अगेंस्ट सोशल इंक्लूजन के लिए। देन दे रिटरेटेड द पोजीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस के रिफॉर्म्स की बात की गई। तो ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड। इंडिया का रोल क्या रहेगा कि जो ग्लोबल साउथ है उसके बेनिफिट के लिए कुछ स्टेप्स लिए, और उसमें ब्राजील भी आता है चूंकि ग्लोबल साउथ में। तो दैट इज व्हाट इज देयर। ब्राजील के साथ ऑलरेडी ब्रिक्स में पार्टिसिपेंट भी है इंडिया, तो दैट इज व्हाई देयर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड इसके अलावा गयाना में जो हुआ, गयाना इज एक्चुअली फॉर कैरिबियन, है ना। गयाना दिखाता है कि इंडिया के लिए जो कैरिबियन रीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 40% ऑफ गयानास पॉपुलेशन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा डायस्पोरा भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। न केवल एक मार्केट के रूप में बल्कि 7 पिलर प्लान बनाया गया है जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ओशियन इकोनॉमी, हेल्थ, ये 7 सेक्टर को डेवलप किया जाएगा फ्रॉम द कैरिकॉम कम्युनिटी। कैरिकॉम मतलब कैरिबियन कम्युनिटी जो है उसके साथ मिल करके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई थी। अब जो मैंने बताया कि आर्टिकल में इकोवास आया था, यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की बात की गई है। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में जो है बेसिकली उसका फॉर्मेशन हुआ था इकोवास का 28 मई 1975 में। इसकी ट्रीटी जो है याद रखना, फाउंडेशन ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ लागोस। ट्रीटी ऑफ लागोस इसका फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर इसका अबूजा नाइजीरिया में है। द हेडक्वार्टर इज इन अबूजा नाइजीरिया, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, अभी नाइजीरिया का मैप दिख रहा होगा। तो एक नाइजीरिया का मैप ये देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि नाइजीरिया को बॉर्डर करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं। विच आर द कंट्रीज दैट यू आर सीइंग हियर आर बॉर्डरिंग नाइजीरिया। और नाइजीरिया में आपको अबूजा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और अगर कोई और 2 इंपॉर्टेंट सिटीज आपको दिख रही हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। ये जरूर करना है ना, आपको जो काम देता हूं वो जरूर किया करो, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट वन थिंग यू कैन डू। एंड
इकोवास के 15 मेंबर, और मैं आपको बता दूं 15 मेंबर्स हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, कैबो वर्डी, कोट डी आइवियर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिस्सू, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन, टोगो। तो दीज आर द थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो ये एडिटोरियल 1 हमने देख लिया। एडिटोरियल 2 जो है वो है रिगार्डिंग द 16th फाइनेंस कमीशन एंड चैलेंजेस, एंड ये M.K. स्टैलिन ने लिखा है। आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु है, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। सबसे पहली बात तो 16th फाइनेंस कमीशन को हेड कौन कर रहा है, जो प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है अरविंद पानागरिया। अरविंद पानागरिया ने हेड किया है 16th फाइनेंस कमीशन को। इसके पहले 15th फाइनेंस कमीशन जो थी वो आ चुकी है। अब यहाँ पे जो पहली फाइनेंस कमीशन बनी थी वो 1951 में बनी थी। आपको पता है फाइनेंस कमीशन क्या करती है, अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 280, याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 280 आर्टिकल के अंतर्गत ये काम करती है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है ना। फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 280 के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है, ये मैं बता दूं इसमें आर्टिकल में क्या लिया गया है। आर्टिकल में बताया गया है कि क्या क्या इसके बॉटलनेक्स है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज ऑथर ने बताया वो ये बताया कि भाई आपके जो आउटकम है और आप जो इसमें स्टेप्स लेते हो वो मैच नहीं करते। कैसे नहीं मैच करते? अब जैसे ऑथर ने एग्जांपल दिया है 15th फाइनेंस कमीशन का, कि 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि सेंटर के जो जितने भी टैक्स वो है, रेवेन्यू है, वो शेयर होगा स्टेट्स में, और 41% का शेयर दिया था स्टेट्स को। स्टेट्स को कितना एलोकेट किया? 41% का। लेकिन जो इफेक्टिव डिवोल्यूशन हुआ, जो इफेक्टिव ऑन मतलब रियलिटी जो डिवोल्यूशन हुआ, केवल 33.16% का हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू तो सेस और सरचार्ज के रूप में चला गया, जो कि सेंटर शेयर नहीं करती है स्टेट्स के साथ। तो यहां पे ऑथर ने कहा कि आपने 41% लिखा, लेकिन बाद में फिर वो इफेक्टिवली कितना कन्वर्ट हो गया? 33.1% की। तो ये भैया स्टेट्स फिर करेंगे क्या? व्हाट द स्टेट्स कैन डू। दूसरा ऑथर ने कहा है कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में भी चैलेंजेस है, और हॉरिजॉन्टल, ये तो वर्टिकल की बात है कि सेंटर से स्टेट में, अब स्टेट के बीच में जो डिवोल्यूशन हो रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है। यहां पे ऑथर ने एक टर्म यूज किया, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। देखो ये सब आपको एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एडिटोरियल पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप देखो, आप कोशिश करोगे कि चैट जीपीटी से पढ़ लो या कहीं से पढ़ लो, लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी को नहीं पता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जब हम फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि जो स्टेट्स हैं उनकी इनइक्वालिटीज को दूर करना है, स्टेट्स की डिस्पैरिटी और स्टेट्स की इनइक्वालिटीज को, ये सेंटर हमेशा दिमाग में रख के चलता है। अब आप सोचो, जब डिस्पैरिटी को दूर करना चाहेगा तो जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया हाई परफॉर्मिंग तो ऑलरेडी ज्यादा पे है, तो डिफरेंस कम कैसे होगा कि जो लो वाले उनको ज्यादा दो। तो जो रेट्रीब्यूटिव पॉलिसी ना हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की, वो बहुत ज्यादा मतलब बेकार है, लिमिटेड रिजल्ट्स हैं उसके। यहां पे देखो लिखा भी है, इन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इट इज एविडेंट दैट द रीडिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन वेरी लिमिटेड रिजल्ट्स। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बहुत ज्यादा बेकार हुआ है, एंड दिस पॉलिसी हैज नॉट बीन वेरी गुड, है ना। ये पॉलिसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। 2 टर्म्स, और एक फ्रेंड शोरिंग, जो रीसेंट ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स है उसमें फ्रेंड शोरिंग नाम का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फ्रेंड शोरिंग? मैं आपको बता दूं क्या होता है। कंट्रीज क्या करती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और अपनी जो इस तरीके की यूनिट्स हैं वो ऐसी कंट्रीज में रखती हैं जहां पर उनके फ्रेंडली रिलेशन ज्यादा हों, है ना। फ्रेंडली रिलेशन ज्यादा हो तो इसको बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। मतलब आप उस कंट्री में नहीं जाते हो जहां पे आप को ज्यादा सस्ता मिल रहा है, या ऐसा नहीं सोचते हो, आप वहां जाना पसंद करते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए जहां पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन मेरे ज्यादा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट फ्रेंड शोरिंग इज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। इज सीरियाज असद रेजीम इन डेंजर। अब देखो सीरिया का मैप भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पेपर में भी आया है ना। और यहाँ पे आप पहले तो एक इंपॉर्टेंट देख लो, यहाँ पे सीरिया के बॉर्डर देखो, ऊपर टर्की के साथ है ना, और यहाँ पे लेबनान के साथ भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इराक के साथ भी आपको दिख रहा होगा,
देन ऊपर टर्की, इधर जॉर्डन भी दिख रहा है, जॉर्डन दिख रहा है ना, जॉर्डन नीचे की तरफ है, इधर इराक है, और सीरिया के अंदर आपको ये कुछ जगहें दिख रही हैं, इनके नाम रट लो, है ना। रट क्यों लो? क्योंकि ये भैया पूछता है यूपीएससी। तो इसमें देखो इदलिब दिख रहा हो, इदलिब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अटैक भी इदलिब में हुआ है। अलेप्पो तो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी हुआ है अलेप्पो ऑलरेडी 2017-18 में। आफरीन है, तल रिफात है, अल बाब है, जराबलस है, दमस्कस तो कैपिटल ही है, तो ये आपको पता होगा। यहाँ पे एक लेक असद भी आपको दिख रही होगी, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। क्या है हुआ, ये है एक्चुअली कि सीरिया में पता है आपको कि बशर अल असद की गवर्नमेंट है ना, और उसके अगेंस्ट ऑलरेडी अरब स्प्रिंग के टाइम पे काफ़ी हो हल्ला हो चुका है उनके अगेंस्ट, है ना। तब रशिया आ गया था, रशिया ने बचा लिया था उसको, बशर अल असद को। अब अभी क्या है कि चूंकि रशिया जो है वो वॉर में भिड़ा हुआ है, तो एक नया प्लेयर जो है, नया प्लेयर तो नहीं बोलेंगे, एक प्लेयर है, थर्ड प्लेयर, जिसको बोलते हैं HTS बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, HTS जो है हयात तहरीर अल शाम है। HTS क्या है? हयात तहरीर अल शाम है। इट्स अ जिहादिस्ट ग्रुप जो कि वहाँ पे मेन एंटी गवर्नमेंट फोर्स है। और इसके अलावा टर्की बैक्ड एक और फ्री सीरियन आर्मी है, SAN जिसको बोलते हैं। टर्की ने बैकिंग दी है फ्री सीरियन आर्मी। तो फ्री सीरियन आर्मी एक तरीके से कहना चाहिए कि प्रॉक्सी है ये HTS की। तो ये दोनों ने मिलकर, HTS और SAN ने मिलकर के अभी अटैक किया इदलिब में। याद रखिएगा, इदलिब में अटैक हुआ है, एंड बशर अल असद की गवर्नमेंट को हटाने के लिए, क्योंकि मेन एम जो था HTS का वो बशर अल असद की गवर्नमेंट को हटाना ही था। इसमें जो इसका मेन लीडर है वो है जुलानी, एंड जुलानी वाज वेरी क्लोज टू अबू बकर अल बगदादी। जो अबू बकर अल बगदादी जो था ISIS में, उसका बहुत क्लोज एलाय है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। एंड रशिया चूंकि अभी वॉर में भिड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो अब रशिया तो आ नहीं सकता, और इसीलिए असद रेजिम थोड़ा वीक है, इसी कारण से अटैक हो रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। APOC विल सिग्निफिकेंटली कट डाउन द टाइम पैसेंजर स्पेंड इन क्यूज एट एयरपोर्ट। अब ये जो एयरपोर्ट सिस्टम्स है सारे, उनको मैनेज करने के लिए एक नया सिस्टम आ रहा है जिसको हम बोलते हैं APOC। तो अभी अमेजॉन वेब सर्विसेज जो है इंडिया की, वो उसने अनाउंस की है कि वो होस्ट करेंगे एक डिजिटल ट्विन पावर्ड इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट ऑपरेशन कमांड सेंटर। डिजिटल ट्विन पावर्ड इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट ऑपरेशन कमांड सेंटर, APOC का फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट ऑपरेशंस कमांड सेंटर, जिसको वेसल लिमिटेड ने बनाया है, WAISL, वेसल लिमिटेड ने बनाया है। अब इसका मेन एम क्या है कि जो एक इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है, इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना। और क्या करते हैं इसमें? बेसिकली इसमें जैसे एयरपोर्ट के अंदर जितने भी CCTV कैमराज हैं, एयरपोर्ट के अंदर जितने भी गेट्स हैं, एयरपोर्ट के अंदर जितने भी वाईफाई राउटर्स हैं, बैगेज काउंटर्स हैं, इन सबको इंटीग्रेट करके उनकी मैनेजमेंट को एक सिंगल कमांड से करना। और इससे बेनिफिट ये क्या बोल रहे हैं कि लगभग 125 पैरामीटर्स हैं जो कि इंडिकेटर्स हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जो कि एयरपोर्ट के अंदर, उनको आप एक साथ मैनेज कर सकते हो। इससे न केवल एफिशिएंटली आप एयरपोर्ट के ऑपरेशंस कर पाओगे, जैसे कि गेट कौन से गेट में कौन सी फ्लाइट के लिए कहाँ जाना है, जो आपका इमिग्रेशन की लाइन है उसको कैसे हैंडल करना है, जो आपका जो सिक्योरिटी चेक इन है वहाँ पे क्या करना है। तो ऑल दीज कैन बी इजीली हैंडल्ड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड APOC के सिमुलेशन मॉडल्स भी चलते हैं जिसके थ्रू वो बता सकते हैं कि कब पैसेंजर फ्लो ज़्यादा होगा, किस एरिया में ज़्यादा होगा, किधर की फ्लाइट ज़्यादा रहे। तो इस तरीके से आप अपना जो रिसोर्सेज है उनको भी प्लान कर सकते हो कि कहाँ कितने आपको रिसोर्स लगाने। तो दिस इज़ योर APOC फॉर यू। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा OnePlus जो है कहाँ की कंपनी है? तो ये चाइनीज़ कंपनी है, देखो लिखा भी है। इनका एक प्रोग्राम है प्रोजेक्ट स्टारलाइट, जिन्होंने स्टार्ट किया है OnePlus ने फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 एरियाज में कर रहे हैं कि जो इनकी डिवाइसेज हैं उनको और ड्यूरेबल बनाया जाए। इसके अलावा जो कस्टमर सर्विस को और ज़्यादा मतलब एक्सेप्शनल बनाया जाए, और इंडियन स्पेसिफिक फीचर्स के और ऐड किया जाए, इंडियन स्पेसिफिक फीचर्स को और ऐड किया जाए, क्योंकि ऑब्वियस बात है स्मार्टफोन का बहुत बड़ा मार्केट इंडिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us, and thank you friends. Like ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा. Thank you and have a nice day.